जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे ना, वो हर एक स्टूडेंट जो कि पॉलिटेक्निक के बारे में सोच रहा है या फिर जो एग्ज़ाम दे चुका है पॉलिटेक्निक का, या फिर वे सारे गार्जियन जिसके बच्चे पॉलिटेक्निक से रिलेशन रखते हैं, उन सभी को ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। और बेसिकली ये चीज़ें क्या है कि CML रैंक क्या है, कैट रैंक क्या है, TFW रैंक क्या है और EWS रैंक क्या है। ठीक है, ये सभी जो रैंक है, ये बेसिकली 4 प्रकार के रैंक पर आज हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है आप लोग को जानना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आप बच्चों को उनका पसंदीदा कॉलेज दिलाने में ये सब रैंक जो है वो मदद करता है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी PPP मोड का कॉलेज हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला कॉलेज हो, या कोई फुली गवर्नमेंट कॉलेज हो, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, किसी भी प्रकार का पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ये रैंक, इन रैंकों के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक के बारे में सोच रहे हो, यहाँ तक कि कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें ये सारे रैंक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। अगर आप लोग ऐसा कभी भी अगर ऐसा फॉर्म भरते हो जिसमें ये सब रैंक अगर आपको दिखे, तो मैं आज बताने वाला हूँ ना, जो चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ, ये सभी चीज़ सिमिलर ही होती हैं। ये सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए लागू नहीं होती। अगर आप लोग बीटेक वगैरह भी करते हो, ठीक है, कोई सा भी टेक्निकल चीज़ करते हो, तो वहाँ पे ये सारे रैंकें आपको देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे भी ये सभी चीज़ें सिमिलर होगी जो कि अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग सबके लिए ये वीडियो है जिनको भी CML रैंक के बारे में, कैट रैंक के बारे में, TFW रैंक के बारे में, फिर EWS रैंक के बारे में जानकारी चाहिए। सो ठीक है, और बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, ये रैंक आपको देख लो इस प्रकार से। जब भी आपका रिजल्ट आता है, बेसिकली ये झारखंड पॉलिटेक्निक का रिजल्ट है 2024 का, डिप्लोमा का है। झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 में जो डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसका ये रिजल्ट है। ठीक है, याद रखिएगा बात। तो बेसिकली इसको लेकर हम लोग चीज़ों को समझने का ज़्यादा ट्राई करेंगे। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप लोग झारखंड से हो तभी आपके लिए वीडियो है। कहीं से भी, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, अगर आपको जानना है कि भाई साहब CML रैंक, कैट रैंक, TFW रैंक, EWS रैंक क्या है, तो आपके लिए वीडियो है। चाहे आप लोग किसी भी स्टेट से, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड रखते हो, आपके लिए वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं इस PDF को जूम करता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में अच्छा से बेटर आएगी। तो देखो, यहाँ पे आपको रैंक का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। देख लो, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका रैंक का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का रैंक का सेक्शन है, जिसमें से यहाँ पे CML रैंक आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आपके पास CAT रैंक आपको देखने को मिला। फिर देखो यहाँ पे आपके पास TFW रैंक यहाँ देखने को मिला आपको, और यहाँ पे आपके पास EWS रैंक देखने को मिला। तो इन चारों रैंकों पर आज हम लोग बात करेंगे। आज के इस वीडियो में फुल डिस्कस में बात करेंगे, फुल डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और बाकी और भी कुछ प्रकार की रैंकें होती है, जैसे कि हो गया PTG रैंक हो गया, ठीक है, MCQ रैंक हो गया, DQ रैंक हो गया, और एक SNQ रैंक हो गया। तो इन 4 प्रकार के रैंकों के बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को इन पर भी जानने में रुचि है तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इसको भी वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आखिर असल में माजरा क्या हो जाता है। सो ठीक है, बच्चे हमें बार बार, यहाँ तक कि बच्चे के गार्जियन में बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर ये जो रिजल्ट में ये जो CML रैंक दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो आपके पास कैट रैंक दिया हुआ है, यहाँ पे ये सर, यहाँ पे भी देख लो, एक बच्चा का रैंक 1 है। ठीक है, एक बच्चा का रैंक, यहाँ भी एक रैंक 1, यहाँ भी बच्चा का रैंक 1 है। तो सर ये सब है क्या? सो कब आपका कैट रैंक दिखता है? जैसे कि देख लो यहाँ पे जो ये 2 बच्चा है, देख लो, अगर मैं आपको दिखाऊं चीज़ें, आप लोग समझने का ट्राई करो। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो देखो, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करो तो देख लो, जैसे कि ये जो बच्चा है, ये जो आपके पास सीरियल नंबर 3 वाला बच्चा है, इसका देखो, इसका कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है, ना ही इसका कोई EWS रैंक है, ना ही इसका कोई TFW रैंक है। ठीक है, तो आखिर इस बच्चा का ये सब रैंक सब क्यों नहीं है? ठीक है, जबकि आप लोग देखोगे, अगर आप लोग जबकि यहाँ पे देखोगे कि जो आपके पास बच्चा नंबर 1 है, जो आपके पास, जिसका देख सकते हो यहाँ पे CML रैंक है, कैटेगरी रैंक इसका है, ठीक है, परंतु इसका भी EWS रैंक नहीं है, ठीक है, इसका TFW रैंक नहीं है। तो
आखिर किस बच्चा का ये रैंक होता है और किस बच्चा का आखिर ये रैंक नहीं होता है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा फुल डिस्कस में बात करेंगे। तो उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपको सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं लगता है। बस आपको एक बटन दबाना पड़ेगा और उसके बाद बस चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ ही साथ बेल का आइकॉन ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जैसे इस प्रकार से वीडियो डाले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले CML रैंक पर बात करते हैं। तो CML रैंक का मतलब क्या होता है? CML का मतलब होता है कॉमन मेरिट लिस्ट। कॉमन मेरिट लिस्ट यानी ये कॉमन रैंक है जो सबको दिया जाता है। देखो, जनरली जितने भी बच्चे होते हैं, अगर मैं उसको कैटेगरी वाइज बात करूँ तो उसको सबसे पहले जनरल में रखा जाता है। एक जनरल का बच्चा होता है, एक OBC का बच्चा होता है, OBC में BC1 होता है और एक BC2 का बच्चा होता है। ठीक है, याद रखिएगा बात, BC1 और BC2 का बच्चा होता है। और एक होता है ST कैटेगरी का बच्चा और एक होता है SC कैटेगरी बच्चा। आपको इतने कैटेगरी के आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा ये CML रैंक है ये कॉमन यानी इन सभी के लिए है रैंक। ठीक है, चाहे कोई सा भी कैटेगरी का बच्चा हो, ये CML रैंक सभी के लिए। ठीक है, तो CML रैंक बनता कैसे है? तो CML रैंक आपका नंबर से बनता है। ठीक है, कि आपने एग्जाम में कितना नंबर लाया। ठीक है, CML रैंक को आपकी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है कि आप लोग जनरल से बिलोंग करते हो कि OBC से बिलोंग करते हो कि ST से या SC से, इसको कोई मतलब नहीं है। इसके लिए सब बच्चा समान है। जैसे हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं, उसी प्रकार से CML जो है ये किसी के लिए भेदभाव नहीं करता, ये सबके लिए एक रैंक बनाता है। और ये जो रैंक बनाता है कि रैंक 1 उसी को देंगे जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा, रैंक 2 उसी को देंगे जो उससे कम नंबर होगा, रैंक 3 किसको देंगे जिसका नंबर 2 से कम होगा। इस प्रकार से वो रैंक करता है। और ऐसा हो सकता है कि रैंक 1 वाला बच्चा जनरल का हो, रैंक 2 वाला बच्चा OBC का हो, रैंक 3 वाला बच्चा SC का हो, रैंक 4 वाला बच्चा ST का हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसको किसी भी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके पास ये जो आपका CML रैंक बना है, अगर मैं आपको दिखाऊँ गौर से, अगर आपको दिखाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ नज़र मारो तो देख लो CML रैंक भी दी गया है, कैटेगरी भी आपको दी गया, देखो गौर से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो बच्चा जो है BC1 का है, जबकि उसका CML रैंक 1 है। यहाँ बच्चा UR का मतलब होता है जनरल, इसको आप लोग समझ सकते हो। यानी यूँ समझ लो कि UR जिसका कोई कैटेगरी का बच्चा नहीं, मैंने ये जनरल बच्चा, यूँ समझ लो UR का मतलब हो गया जनरल बच्चा। ठीक है, तो जनरल बच्चा का रैंक 2 है, CML रैंक 2 है। ठीक है, क्योंकि इसका जो नंबर है देख लो, सबसे पहला जो रैंक 1 बच्चा है CML का, ठीक है, वो आपका उसका नंबर है 137.8 नंबर, जबकि रैंक 2 का भी उतना ही है। और बोलोगे सर फिर ऐसा कैसे हुआ? आपका ये जो दूसरा नंबर में ये जो बच्चा है, इसको आखिर दूसरा नंबर में क्यों रखा, पहला नंबर वाला बच्चा को दूसरा में क्यों नहीं रखा? तो क्यों, गौर के देख लो। सबसे पहले याद रखिएगा, कभी भी अगर टोटल मार्क्स समान हो जाए, कभी भी टोटल रैंक अगर आपका समान हो जाए, तो फिर याद रखिएगा तब क्या किया जाता है, पॉलिटेक्निक में मैथ का नंबर देखा जाता है। देख सकते हो जिसको रैंक 1 में रखा गया उसका मैथ में ज़्यादा नंबर, इसलिए इसको रैंक 1 में रखा गया। और मान लो कि किसी केस से अगर मैथ का भी रैंक समान हो जाए, तब क्या किया जाता है, फिजिक्स का रैंक देखा जाता है कि फिजिक्स में किसका ज़्यादा है। अब मान लो किसी तरह से फिजिक्स भी समान हो जाए, तब क्या किया जाता है, केमिस्ट्री का रैंक देखा जाता है। ठीक है, तो ये रैंक का हेल्पफुल मैंने आपको समझा दिया। ठीक, किसको नंबर 1 में रखेगा अगर सेम नंबर रहा तो, टोटल मार्क्स सेम रहा तो। ठीक है, और किसको लास्ट करेगा आपको समझ में आ गया आपके पास। ठीक है, लास्ट मैंने सेकंड में डालेगा, समझ में आ रहा है ना आपको। तो CML रैंक देख लो, ये 3 नंबर में जिसका CML रैंक है, इसका देख लो कि थोड़ा इन दोनों से कम है थोड़ा सा नंबर, जो कि कितना 136.3 है। ठीक है, तो देख सकते हो ये किसका बच्चा है, ये भी UR का बच्चा है, यानी कि जनरल बच्चा है। जो CML रैंक जिसका 4 है, इसका देख सकते हो ये 136.3 है। ठीक है, जिस देख सकते हो ये BC1 का बच्चा है। नेक्स्ट वाला BC2 का बच्चा, जो कि उसका जो CML रैंक है वो 5 है। यानी ये जो CML रैंक है ये किसी को भेदभाव नहीं करता, ये सबके लिए होता है। बस ये CML रैंक डिपेंड करेगा आपका नंबर पे। किस पे डिपेंड करेगा कि आपने टोटल ओवरऑल कितना मार्क्स लाया है। जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उसको रैंक 1 मिलेगा, उससे कम वाले को रैंक 2, उससे कम वाले को रैंक 3, उससे कम वाला को रैंक 4। तो समझ में आ गया। और ये जो CML रैंक है यही आपको देखा जाए तो एक प्रकार से मेन रैंक होता है, यही आपका मेन रैंक होता है। इसी से आपका कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, कॉलेज अलॉट होता है आपका, याद रखिए एक बात, इसी से आपका कॉलेज अलॉट होता है। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका CML रैंक से ही कॉलेज अलॉट होता है। जैसे समझो, अगर मान लो कि अगर मैं बात करूँ तो झारखंड की, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, झारखंड का टॉप कॉलेज पे जो आता है सबसे नंबर 1 पे, वो आता है GP यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर आता है, आदित्यपुर आता है। ठीक है, तो आदित्यपुर में एडमिशन आप लोग इन जो चारों जो मैंने आपको बताया, ये जो आपके पास मैंने चारों बताया आपको,
ये जो मैंने चारों बताई, चारों रैंक में से किसी भी रैंक से आप लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। परंतु मेन आपका CML रैंक होता है, ठीक है, क्योंकि समझो CML जो रैंक है आपका वही आपका अपना रैंक है। अब मान लो कैटेगरी रैंक जो होता है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। कैटेगरी रैंक अगर ज़्यादा है, मान लो कि कैटेगरी रैंक बहुत ही ज़्यादा है, तब आपका कैटेगरी रैंक कहीं कुछ काम नहीं देगा। TFW रैंक आपका कहीं कुछ काम नहीं देगा। EWS रैंक कहीं कुछ नहीं काम देगा। परंतु CML रैंक अगर आपका ज़्यादा है तो ले दे कि यही आपका साथी बनता है, ठीक है। तो मान लो किसी का अगर CML रैंक बहुत ही ज़्यादा है, मान लो 10,000 है, कितना है 10,000 है, 10,000 होने के कारण तो भाई साहब आपको सीधा सीधी बात है कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये टॉप का कॉलेज है, ठीक है। आपसे आगे 10,000 बच्चा है, तो वो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर ही ना मारेगा, सीधा सीधी बात है, ठीक है। तो आपको तो मिल नहीं पाएगा। लेकिन किसी अगर केस से मान लो, या फिर बोलो कि किसी तरह से अगर आपका मान लो कैटेगरी रैंक या CAT रैंक अगर मान लो 1 आ गया, कैटेगरी रैंक अगर 1 आ गया, तब आपको फटाक से मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा ना कैटेगरी रैंक कितना रोल अदा करता है आपका एडमिशन में से। अगर कैटेगरी रैंक आपका ठीक है, अच्छा खासा रैंक है, भले CML रैंक आपका गड़बड़ाया हुआ है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इसीलिए बाकी सभी रैंक उसी प्रकार से TFW रैंक भी इंपॉर्टेंट रखता है, EWS रैंक भी डिपेंड करता है। अभी मैं सबको बताऊंगा, टेंशन लेना आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके पास कि जो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास ये जो CML रैंक है ये सबके लिए होता है, इसको किसी से भेदभाव नहीं है, ये सबके लिए होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से एक रैंक होता है, जैसे कि मैंने भी आपको बोला CAT रैंक, कैट रैंक। कैट रैंक का मतलब होता है कैटेगरी रैंक, कैटेगरी वाइज रैंक में बढ़ता है। जैसे कि मैंने बोला था कि जितने भी कैटेगरी होते हैं वो क्या क्या होता है, एक जनरल कैटेगरी होता है बच्चा, जिसको हम लोग UR बोलते हैं, क्या बोलते हैं, UR बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका OBC का बच्चा, OBC, जिसमें से आपका होता है BC1 होता है, ठीक है, और एक होता है BC2 होता है, ठीक है। एक बच्चा आपके पास होता है SC ST वाला, और एक होता है आपके पास SC वाला, फिर SC ST, ठीक है, जो समझना है, ठीक है, एक ST और एक SC वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये कैटेगरी रैंक बनाता है, यानी कि जितने भी UR का बच्चा होगा, जनरल वाला बच्चा, उसका एक अलग से रैंक बनता है, ठीक है। OBC वाला जितना भी बच्चा है, OBC में जो BC1 उसका अलग से बनता है, BC2 वाला अलग से बनता है, ठीक है। ST वाला जो बच्चा उसका अलग से रैंक बनता है, SC वाला बच्चा अलग से रैंक बनता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि मान लो किसी का CML रैंक 10,000 है, कितना है CML रैंक, यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट जो है, ये जो रैंक है ये 10,000 है, लेकिन उसका कैटेगरी रैंक CAT रैंक मान लो कि 1 है, तो उसको आदित्यपुर आराम से मिल जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इससे आगे कितना बच्चा है, इसका 10,000 मान लो रैंक है, तो इससे आगे 9,999 बच्चा है, समझो मेरा बात। तो 9,999 बच्चा जो होगा ना, वो एक भी इस कैटेगरी का बिलोंग नहीं करता होगा जिस कैटेगरी का ये 10,000वां बच्चा बिलोंग करता है। मान लो 10,000वां बच्चा जिसका CML रैंक 10,000 है और कैटेगरी रैंक 1 है, मान लो कि ST वाला बच्चा है, तो इससे क्या समझ में आता है कि इसका रैंक 1 आया हुआ है, कैटेगरी रैंक, यानी कि इससे आगे एक भी ST वाला बच्चा नहीं था। भले इसका CML रैंक बहुत पीछे है, यानी सबके मुताबिक इसका नंबर बहुत ही कम आया हुआ है, ठीक है, परंतु इसका जो कैटेगरी रैंक है वो 1 है, यानी कि इससे आगे ST वाला जो बच्चा है वो 1 ही था। जैसे अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो देखो गौर से, जैसे कि देख लो, ये जो रैंक 1 वाला बच्चा था जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आया था 137.8 नंबर, ये BC1 का बच्चा था, इसीलिए आपका इसका CML रैंक सबसे ज़्यादा आया हुआ है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा नंबर लाया हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका जो कैट रैंक है ये भी सब नंबर 1 पे है, किसके अकॉर्डिंग, ये BC2 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, BC2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बच्चा किसका है, ये सॉरी BC1 है, ठीक है, तो ये BC1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बच्चा किसका है, BC1 का बच्चा, ठीक है, BC1 का बच्चा, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो देखो गौर से, अगर मैं नीचे करके आऊँ तो देखो फिर यहाँ पे UR बच्चा का, ये UR बच्चा का कोई रैंक नहीं होता है, कैटेगरी रैंक कुछ नहीं होता, याद रखिएगा बात, UR बच्चे का कैटेगरी रैंक नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो BC यहाँ भी BC1 है, इसीलिए इसका देखो कैटेगरी रैंक 2 है, क्योंकि इससे आगे और एक BC1 वाला लड़का था, ठीक है, जिसका नंबर उससे ज़्यादा हुआ है। हाँ, जो आपका ये जो रैंक है आपके पास, ये जो मैं अगर आपको बताना चाह रहा था, ये जो आपके पास कैटेगरी रैंक है ये भी आपका डिपेंड करता है आपका टोटल मार्क्स पे, किस पे, टोटल मार्क्स पे, ठीक है। मान लो कि 5 गो ST वाला बच्चा ने एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, तो जो रैंक 1 रखेगा, यानी कैटेगरी रैंक जिसका 1 होगा ST में, वो कौन सा बच्चा होगा, जो इन 5 बच्चा में से सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, ठीक है, जो टोटल मार्क्स ज़्यादा नंबर लेके आएगा, ठीक है। और उसके बाद रैंक 2 किसको रखेगा, जिसका नंबर 1 से थोड़ा सा कम होगा। रैंक 3 किसको रखेगा, कैटेगरी रैंक 3 किसको रखेगा ST में, जिसका नंबर 2 से थोड़ा सा कम होगा। तो कैटेगरी रैंक भी किससे बनता है, ओवरऑल देखा जाए तो मार्क्स से बनता है, ठीक है, मार्क्स से बनता है, याद रखिएगा बात।
तो इसीलिए जो आपके पास यहाँ पे देख सकते हो कि इसको जो BC1 वाला बच्चा है यहाँ पे इसका रैंक 1 है, फीमेल रैंक भी 1 है, कैटेगरी रैंक 1 इसका सबसे ज़्यादा नंबर है। और जिसका ये जो कैटेगरी रैंक 2 है जो कि देख लो ये भी BC1 का बच्चा है, ठीक है, जिसका जो नंबर है वो इस नंबर 1 वाले बच्चे से थोड़ा ही कम है, भले ही कम हुआ ना, तो इसीलिए इसको रैंक 2 में रखा गया कैटेगरी रैंक में, ठीक है। अच्छा अब देख लो यहाँ से फिर से कैटेगरी रैंक 1 दिख रहा है, ठीक है, जबकि इसका CML रैंक 5 है। कैटेगरी रैंक 1 क्यों दिख रहा है? क्योंकि देख लो ये बच्चा BC2 का बच्चा, अब इसका कैटेगरी चेंज हो गया। इससे पहले मैंने BC1 पर बात किया था, अब ये BC2 वाला बच्चा सबसे पहला बच्चा आया हुआ है रैंक नंबर 5 में। कौन सा नंबर? CML रैंक नंबर 5 में, इसीलिए इसका कैटेगरी रैंक 1 है। समझ में आया ना आपके पास? क्योंकि इससे आगे टोटल क्या को लड़का है देख सकते हो, ये 5वां नंबर का स्थान पे आया हुआ है, इससे आगे 4 को बच्चा, 1 2 3 4, चारों में से एक भी बच्चा BC2 का नहीं था, इसीलिए इसका रैंक 1 आया हुआ है। और यही मान लो कि ये बच्चा मान लो 10,000वें स्थान पे होता और इससे आगे एक भी BC2 बच्चा नहीं होता तो फिर इसको रैंक 1 मिलता, क्योंकि रैंक कैटेगरी रैंक को CML रैंक से कोई मतलब नहीं, याद रखिएगा बात, उसको सिर्फ टोटल मार्क्स से मतलब होता है और आपके आगे कितना आपकी कैटेगरी का बच्चा उससे मतलब होता है, ठीक है। अच्छा देख लो फिर से यहाँ पे आपको कैटेगरी रैंक 1 दिख रहा है, क्योंकि देख लो ये ST वाला बच्चा का कैटेगरी रैंक 1 है, ठीक है, यानी कि इससे आगे कोई भी ST वाला बच्चा नहीं है। अच्छा यहाँ पे जो रैंक 2 दिख रहा है किसके लिए दिख रहा है? ये BC2 के लिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि इससे आगे एगो BC2 वाला बच्चा है। उसी प्रकार से देख लो यहाँ पे इसका जो इसका कैटेगरी रैंक 3 है, देख लो ये BC1 वाला बच्चा, क्योंकि देख लो इससे पहले आप लोगों ने 1 और यहाँ पे 2 BC1 वाला बच्चा है जो कि इससे ज़्यादा नंबर लाए, इसलिए उन लोगों को रैंक 1 और रैंक 2 रखा हुआ है कैटेगरी रैंक में, और कैटेगरी रैंक में इसको रैंक 3 रखा गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको कैटेगरी रैंक के बारे में सब कुछ जानकारी समझ में आ गया होगा कि कैटेगरी रैंक जो होता है आपके पास, जो कैटेगरी रैंक जो होता है आपके पास, ये आपके आगे कितना आपके ही कैटेगरी का बच्चा डिपेंड आगे है जो कि आपसे ज़्यादा नंबर लाया, उसके हिसाब से आपका रैंक बनता है, ठीक है। और कैटेगरी रैंक अगर आपका अच्छा, चाहे आपका CML रैंक कितना भी खराब है, तो आप लोग कैटेगरी रैंक से एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में जो आपका कैटेगरी रैंक के हिसाब से सीट आरक्षित रहता है, ठीक है, याद रखिएगा बात। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं TFW रैंक पर। तो TFW का मतलब होता है ट्यूशन फी वेबर स्कीम, ठीक है, ट्यूशन फी वेबर स्कीम, यानी कि इसमें क्या होता है कि ट्यूशन फी माफ कर दिया जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो कि अगर मैं कोई, चलो प्राइवेट कॉलेज का मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, अगर मैं प्राइवेट कॉलेज का एग्जांपल दूं तो मान लो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप लोग डिप्लोमा करते हो तो मान लो कि 3 साल का डिप्लोमा है आपका, तो 3 साल में मान लो कि आपका समझो कि 1,30,000 रुपये खर्चा है। कितना खर्चा है? 1,30,000 रुपये खर्चा है 3 साल में, सपोज, ठीक है, प्राइवेट से कर रहे हो तो पता है इसकी जो आपका ये जो टोटल आपका जो खर्चा आया हुआ है, ये आपका 2 तरह का खर्चा से मिलकर बना है। एक बनता है ट्यूशन फी से बनता है, एक ट्यूशन फी से बनता है और एक कॉलेज फी से बनता है, ठीक है, एक कॉलेज फी से बनता है। तो जो ट्यूशन फी होता है ना, वो पूरे फी का, यानी कि इस टोटल 1,30,000 का अकेला 80 से 70% होता है। हाँ जही समझ रहे हो, यानी मान लो मोटा मोटी धरो कि 1,00,000 रुपया जो है ना, इसका 1,00,000 रुपया जो है ये अकेला खाली ट्यूशन फी होता है। बाकी जो 30,000 रुपया बचा ना, ये 30,000 रुपया मोटे कॉलेज फी होता है। तो जिन बच्चों ने TFW ऑन किया होता है, वो अगर TFW से सीट अलर्ट कराते हैं तो उसको ये मान लो कि उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखाया तो उनको 1,00,000 रुपया माफ़ हो जाएगा, क्योंकि ट्यूशन फी पूरी तरह से माफ़ हो जाता है, सिर्फ कॉलेज फी लगता है, मोटे उसको 30,000 रुपये लगेगा। और TFW जो भी बच्चे यस करते हैं उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप किसी भी केस में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा बात, ठीक है। TFW जो बच्चे ऑन करते हैं उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ठीक है। और ये बेसिकली TFW तब ऑन कर आप लोग इसका सीट लेते हो तो ये तभी फायदा होता है जब आप लोग जनरली प्राइवेट कॉलेज से करते हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का फी ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा जिन्होंने TFW सीट लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा फायदा ऐसा जरूरी नहीं कि पर सब में फायदा है, ठीक है, सब में फायदा है, क्योंकि TFW का जो सीट होता है वो एक्स्ट्रा सीट होता है। मान लो किसी कॉलेज में मान लो कि आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 60 सीट है, तो ये 60 सीट के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कम से कम 3 सीट रहता है TFW का, एक्स्ट्रा सीट होता है, कुल मिलाकर 63 सीट होता है। तो TFW यस करते हो तो आपको एक सीट मिलने का ज़्यादा चांस हो जाता है, ठीक है। तो TFW अगर सीट मिलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। मान लो कि अगर आपका रैंक खराब है फिर भी TFW रैंक अगर आपका है तो आपका क्या होता है कि आपका एडमिशन हो जाता है, भले आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता पर आपका एडमिशन हो जाता है। तो TFW सीट आपका बहुत मदद करता है, ठीक है। तो इस गवर्नमेंट कॉलेज का मान लो कितना खर्चा होगा, 2-2.5 रुपये खर्चा होता है 1 साल का, 3 साल में कितना वही कि 7 से 8 10,000 रुपये खर्चा होगा। चलो मैं 8,000 रुपये 10,000 रुपये पकड़ लेता हूँ, चलो 10,000 रुपये पकड़ ले, 10,000 होता भी नहीं है तो 10,000 का समझो ना कि करीबन 5 से 7,000 रुपये आपका जो होगा ट्यूशन फी होगा और बाकी कुछ % लगेगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा माफ़ हो जाता है, ठीक है। तो ट्यूशन फी
आपको वेबर स्कीम के बारे में समझ में आया कि इसमें ट्यूशन फी माफ हो जाता है, जो कि ट्यूशन फी अकेला 70 से 80% टोटल फी का होता है। तो बहुत बड़ा जो आपका अमाउंट है वो माफ हो जाता है, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अच्छा, ये अप्लाई कौन कर सकता है? मैंने TAFW के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए क्या है। मैंने मोटा मोटी आपको आइडिया दे दिया। फिर भी मैं बताता हूँ, TAFW सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो UR कैटेगरी के हो या फिर वो ST वाला हो, चाहे SC का या फिर OBC का, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, इसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग सोच समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप में क्या होता है कि लगभग जो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर पढ़ते हो ना, तो स्कॉलरशिप कई बार तो ऐसा होता है कि आप लोग का जितना खर्चा तो उससे ज़्यादा स्कॉलरशिप ही आ जाता है। तो समझ लीजिएगा कि आप लोग स्कॉलरशिप को बलिदान दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसा होता है, ये बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा अपना कि आप लोग अगर स्कॉलरशिप अगर बलिदान में डालना चाहते हो तो आप लोग कर लीजिएगा। और बाकी TFW सीट से आपको क्या फ़ायदा हो जाता है कि आपको एक्स्ट्रा सीट मिल जाता है। जो मान लो कि जैसे मैंने बोला था कि 60 सीट तो होता है, एक्स्ट्रा 3 सीट एक्स्ट्रा और होता है, तो उससे क्या होता है कि आपका एडमिशन होने का ज़्यादा चांसेस बढ़ता है। तो TFW सीट समझ में आ गया। अब एक होता है EWS सीट, समझो मेरा बात। तो EWS सीट का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और ये बेसिकली सभी बच्चों के लिए नहीं होता, ये सिर्फ UR बच्चों के लिए होता है। UR बोलो या फिर UR नहीं बोलूँगा, इसको जनरल बच्चा बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। ये सिर्फ जनरल बच्चा के लिए होता है। जनरल कहने का मतलब जो राजपूत है, जो थान है, पठान है, जो लाला है, भूमिहार है, वे सब जो पुरोहित सब होते हैं, पंडित सब होते हैं, उनके लिए, वो जो जिनको नहीं शुरू से ही नहीं कभी कोनो स्कॉलरशिप मिला है, नहीं कोनो उनको छूट मिलता है, तो भाई साहब उनके लिए सरकार ने सोचा कि भाई साहब देख लो, जितने भी जनरल बच्चे होते हैं सबको तो जरूरी नहीं कि सब अमीर होगा, बहुत सारे ऐसे जनरल बच्चे होंगे जिनको खाना भी नहीं जुटता है, ठीक है। तो भाई साहब उनका क्या होगा, उनके बच्चे क्या नहीं पढ़ पाएंगे? ऐसा नहीं है। तो उनको भी कुछ आरक्षण दिया गया है कि आपका समझिए कि जितना भी कॉलेज में सीट है कि 5-10% जो सीट होगा उसको आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, जो कि आपको सिर्फ EWS को ही आप लोग दे सकते हो। यानी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जो कि इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, यानी कि उनका सालाना आय जो 8 लाख से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सालाना आय 8 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। जितना कम होगा आपका EWS सीट उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, याद रखिए बात। उसी प्रकार से मैंने ये बताना भूल गया कि जो आपके पास इधर है ट्यूशन फी है ना, इसमें भी ये अगर आप लोग TFW सीट अगर लेना चाहते हो तो इसमें भी आपको क्या लगता है, इसमें भी याद रखिएगा कि आपको जो आपके पास सालाना इनकम होना चाहिए आपके फैमिली का, वो 8 लाख होना चाहिए। 8 लाख से होना नहीं, 8 लाख से कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना अच्छा है, ठीक है, याद रखिएगा बात, ठीक है। तो और इसको भी आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखा जाए तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम होना चाहिए, जाति आवासीय आप लोग जरूर बना लीजिएगा। ये 3 सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और बेसिकली जाति सर्टिफिकेट उन्हीं को जरूरी होता है जो ST SC OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाकी UR को कोई ज़रूरी नहीं होता है, पर UR के लिए फिर समझ रहे हो ना, TFW आपको या इनेबल करना है तो फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट आना ही चाहिए, जो कि 8 लाख से कम का होना चाहिए। उसी प्रकार से EWS भी मैंने आपको बोला कि 8 लाख से कम का होना चाहिए। और ये बच्चे, ये सिर्फ किसके लिए होता है? जनरल वाले बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे क्या होता है, एडमिशन उनका आसानी से हो पाता है, ठीक है। क्योंकि जनरल वाले बच्चे को क्या होता है कि सबके साथ फाइट करना पड़ता है, क्योंकि जनरल वाले बच्चों को कोई छूट नहीं मिलता है। तो वही कोई छूट ना मिलता है, जिस कारण से सरकार सोचे कि नहीं इनको भी कुछ छूट दिया जाए, जिस कारण से एक स्कीम चलाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं EWS स्कीम, ठीक है, जिसको बोलता है इकोनॉमिकली वीक कर सकते हैं। ऐसे जनरल बच्चे जो इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए कुछ आरक्षण दिया जाएगा। तो वही चीज़ है ये वाला, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो मैंने आपको PDF दिखाया था, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये बच्चा TFW 1 है। तो TFW बेसिकली ये कब यस होता है पता है? जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो ना पॉलिटेक्निक के लिए या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे BTech हो वगैरह, तब आपके पास वहाँ ऑप्शन आता है, आप क्या TFW यस करना चाहते हो या नो करना चाहते हो, यस करना चाहते हो या नो करना चाहते हो। तब वहाँ पर अगर आपने यस किया होगा तभी आपका TFW रैंक दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको TFW यस कीजिएगा तभी आपका TFW, जैसे कि देख लो इस बच्चा का TFW रैंक 1 इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो इसने TFW यस किया होगा, और TFW रैंक भी कहीं ना कहीं आपका किस पे डिपेंड करता है, आपका टोटल मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो ये बच्चा ने भी TFW 1 किया हुआ, इसने भी किया हुआ, इसने भी किया हुआ, इसने भी, जितना भी है सबने बच्चा ने TFW 1 किया होगा, जिसका भी TFW रैंक शो हो रहा है। परंतु रैंक 1 इसको इसलिए रखा गया क्योंकि इसका रैंक सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है TFW जितने भी बच्चों ने ऑन किया हुआ उनसे, ठीक है, इसलिए इसको रैंक 1 में रखा गया। और ये किसी भी कैटेगरी का बच्चा, देख सॉरी ये BC 2 का बच्चा था, इसका जो TFW रैंक वो 2 है, जो कि देख सकते हो ST कैटेगरी का बच्चा था। देख लो UR बच्चा, देख लो UR बच्चा जो था वो आपका देख लो 3 और 4, UR बच्चा के लिए ज़्यादा फायदा होता है TFW से, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है।
बाकी एसटी वाला के लिए कुछ ज़्यादा फायदा नहीं, क्योंकि एसटी वाला के लिए ऑटोमेटिकली देख सकते हो तो बहुत ज़्यादा आरक्षण, करीबन 26% सीट एसटी वाला के लिए होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा आरक्षण होता है इसके इन लोग के लिए, एसटी वाला बच्चा के लिए। तो एसटी वाला बच्चे के लिए टीएफडब्ल्यू सीट ज़्यादा कारगर नहीं होता है, परंतु फिर भी वो बच्चा ऑन कर लेता है। तो समझ लेना अपना हिसाब से, ठीक है, क्या स्कॉलरशिप चाहिए कि नहीं। और एसटी वाला बच्चा को तो जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक, क्योंकि एसटी वाला बच्चा खराब भी रैंक है तो एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, टीएफडब्ल्यू रैंक समझ में आ गया। उसी प्रकार से मैंने आपको दिखाया था, देख लो यहाँ पे आपके पास ईडब्ल्यूएस रैंक। तो देख लो ईडब्ल्यूएस रैंक देखिएगा, जो भी ऑन किया होगा ना वो देखिएगा यूआर ही बच्चा होगा। फिर देख लो, ये देख लो ये ईडब्ल्यूएस ऑन किया हुआ ना, जबकि देख लो ये जो आपके पास यूआर कैटेगरी का बच्चा है, चलो यानी कि देख सकते हो ये बच्चा का देख सकते हो सीएमएल रैंक 43 है, 43 है, यानी टोटल रैंक देखा जाए इसका, यही सीएमएल रैंक को ही टोटल रैंक बोला जाता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर सबको मिलाकर, यानी कि इसमें कोनो को भेदभाव नहीं, इसको टोटल रैंक बोला जाता है कि सबके साथ देखा जाए तो क्या रैंक आया इसका। तो सबके साथ मिलाकर सभी कैटेगरी को मिलाकर इसका रैंक 43 बना हुआ है, जबकि इसका ईडब्ल्यूएस रैंक 1 है। तो ये जो भी चाहे वो कॉलेज इसको तुरंत मिल जाएगा, चाहे आदित्यपुर चाहे कोई सभी कॉलेज इसको फटाक से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यू सीट भी होता है जो कि 10% 5% आरक्षित रहता है। ठीक है, जबकि इसका 43 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपके पास। सीएमएल रैंक से टॉप कॉलेज मिल पाएगा ये कोई गारंटी नहीं है, परंतु कैटेगरी रैंक अगर आपका अच्छा है तो मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ना 10,000 वाला बच्चा का, भले उसका सीएमएल रैंक 10,000 था, 10,000 सीएमएल रैंक से उसका एडमिशन पॉसिबल नहीं था आदित्यपुर में, पर उसका कैटेगरी रैंक 1 था, तो फिर उसका पॉसिबिलिटी था, 100% हो जाएगा। समझ में आया ना आपके पास। तो कैटेगरी रैंक, सीएमएल रैंक, कैटेगरी रैंक, टीएफडब्ल्यू रैंक, ईडब्ल्यूएस रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो देख लो यूआर का बच्चा था ये वाला, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस यस किया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस भी देखा जाए तो मार्क्स पे डिपेंड करता है, जितने भी बच्चा ईडब्ल्यूएस ऑन करेंगे, जितने भी बच्चा क्या जो यूआर होंगे वही ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी यूआर बच्चे यस किए होंगे उनमें से रैंक 1 किसको डालेगा, ऐसा नहीं कि जिसने पहले यस किया उसको नहीं, जिसका रैंक ज़्यादा होगा उसी को मिलेगा। जैसे इसका रैंक ज़्यादा है, या फिर यूँ बोलो कि इसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया हुआ है, इसलिए इसको ईडब्ल्यूएस में रैंक 1 में रखा गया है। उसके बाद जो नीचे अगर मैं आऊँ तो देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे देख सकते हो रैंक नंबर 2 है। ठीक है, जो कि यूआर फिर से यूआर वाला बच्चा है, और ये यूआर वाला ही बच्चा भर सकता है। ठीक है, और एक चीज़, एक डाउट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखो, एक बहुत ही बड़ा कॉमन डाउट है कि देख लो, समझो मेरा बात, जितने भी एसटी कैटेगरी का बच्चा हो, या ओबीसी कैटेगरी का बच्चा हो, या फिर एससी कैटेगरी का बच्चा हो, ये सब जो बच्चे हैं, ये कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इनका अगर मान लो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है ना, तब क्या किया जाता है, तब इसको जनरल में डाल दिया जाता है। इनको क्या किया जाता है, जनरल में डाल देता है। क्योंकि जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तब मान लो कि आप लोगों ने अपने आपको ये सब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह शो नहीं किया होगा, तो क्या होगा आपके पास, आपको जनरल में डाल दिया होगा। तो जनरल में जब भी जैसे आप लोग डालोगे ना, वैसे आपके पास ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस होता है, ये जनरल बच्चा के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने मान लो कि इनकम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया, तब आप लोग को तो पता नहीं चला कि भाई साहब ये एसटी का बच्चा है कि ओबीसी का बच्चा है कि एससी का बच्चा है, इसको तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब किससे पता चलता है, कास्ट सर्टिफिकेट से चलता है। तो आपने जब कास्ट सर्टिफिकेट दिया ही नहीं, तब आपको क्या करेगा बच्चा, या फिर बोलो कि जो आपको क्या कर देगा, उसको जनरल में डाल दिया जाएगा। क्या कर देगा, जनरल में डाल दिया जाएगा। और जैसे आप लोगों ने जनरल में डाल दिया, वैसे आपको ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग यस करना चाहते हो। तो आपने उस टाइम पे अगर मान लो गलती से यस कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको ये सीट मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सीट सिर्फ यूआर वाले बच्चों के लिए, किसके लिए है, जनरल वाले बच्चों के लिए। आप एसटी से हो, ओबीसी से हो, या एससी से हो, भले आप लोग जनरल में चल चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था, इस कारण से वो आपकी गलती है। ठीक है, परंतु कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाने से आपको जनरल में डाल दिया जाए, इससे आपका कास्ट नहीं बदल जाएगा। तो इसीलिए आपको लोग, जो बच्चा यूआर है, जो यूआर बोल रहा हूँ, बार बार मैं गलती कर रहा हूँ, बार बार जो मैं बोल रहा हूँ कि जो जनरल वाले बच्चे, जो थान, प्रधान, भूमियार, लाला, सिंह, राजपूत, जो ये सब होते हैं, ठीक है, जो आपके पास ये सब है, यही सब बच्चों के लिए ये काम करेगा। ठीक है, बाकी एसटी, ओबीसी, एससी वाला बच्चा के लिए कोई काम नहीं करेगा, भले आप लोग जनरल में चले गए हो, फिर भी आपको नहीं काम करेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो मूल जो आपके पास कास्ट है वो एसटी, ओबीसी और एससी का है। ठीक है, तो देखो बाद ये सिर्फ जनरल वाले बच्चों के लिए। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गया। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो लिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में उन्होंने बताया हुआ, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें अगर समझ में आ गई हो तो क्या कीजिएगा, वैसे आप फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। कहाँ गायब हो गया ये सब। ठीक है, चलो, ठीक है ना। तो एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है, तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो आई होप कि आपको सीएमएल रैंक, जो कि ये नॉर्मल रैंक होता है, जो सबके लिए होता है,
कैटेगरी रैंक आपका कैटेगरी हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा नंबर पे होगा उसको उस कैटेगरी में रैंक 1 में रखा जाएगा। TFW में भी जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उसको TFW में रैंक 1 में रखेगा। EWS रैंक क्या है आपको ये भी मैंने बता दिया। हाँ, EWS यस करेगा उसको स्कॉलरशिप के बारे में इसको मैं पता करके आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है, कि EWS, अरे सीधा सीधी बात है, आप ही लोग समझो, ठीक है। EWS कौन भरता है? जो UR, फिर UR, जो जनरल वाला बच्चा होता है। क्या होता है? जो जनरल वाला बच्चा होता है, ठीक है। वो मेरा माइंड में UR बैठ गया इसलिए थोड़ा गलती हो रहा है, ठीक है। तो जनरल वाला बच्चा भरता है, तो जनरल वाला बच्चा को तो ऐसे तैसा स्कॉलरशिप मिलना है ही नहीं। तो EWS हो चाहे आपके पास TFW वाला बच्चा हो, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि EWS जो भरता है वो जनरल वाला बच्चा, जनरल वाला को इससे भी स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया है, परंतु मेरा वीडियो लंबा होता है परंतु इन्फॉर्मेटिव होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये बेसिकली स्पेशली झारखंड वाले बच्चों के लिए होगा, कि GP जो आदित्यपुर है, जो कि टॉप कॉलेज में आता है झारखंड का, ठीक है। इसमें अगर आपने कर लिया, इससे डिप्लोमा कर लिया, ठीक है। आप लोग को पता है कि CSE जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसका डिप्लोमा पर कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है, परंतु ये एक ऐसा कॉलेज है ना, इसमें अगर आप लोगों ने इस कॉलेज से अगर CSE कर लिया फिर भी आपका प्लेसमेंट पक्का लग जाएगा, ठीक है। इतना अच्छा कॉलेज है, नंबर 1 पे आता है प्लेसमेंट वाइज। तो मैं इससे अगले वाला वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आदित्यपुर में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा, आपको CML रैंक कितना लाना पड़ेगा, कैटेगरी रैंक, TFW रैंक, AWS रैंक कितना लाओगे कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं इससे बाद वाला वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर भी कोई डाउट अगर आपको बचा होगा तो कमेंट कीजिएगा, वरना भाई साहब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम बना हुआ है, हमारा इंस्टाग्राम है, सब जाके ज्वाइन हो जाएगा सब जगह पे, आप वहाँ से मैं डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।